तकरीबन नेता गिरफ्तार हुए, क्योंकि अखबार में छपने पर रोक लगी थी। 2 महीने 4 महीने के बाद उन्होंने गठल जी भी गिरफ्तार हैं, चरण सिंह भी गिरफ्तार हैं, और अगर मालूम पड़ा तो किस जेल में है ये जानकारी किसी को नहीं। ये थी प्रेस की सेंसरशिप। हर अखबार के दफ्तर में एक सरकारी अधिकारी बैठा दिया गया। कोई भी पॉलिटिकल समाचार उसकी अनुमति के बिना छप नहीं सकता है। आई.के. गुजराल थे उस समय देश के आईबी मिनिस्टर, वो ठीक से प्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनको हटाकर विद्याचरण शुक्ल को नया आईबी मिनिस्टर बनाया गया। कुलदीप नैयर का आपने नाम सुना होगा। कुलदीप नैयर सहित 250 से ज़्यादा पत्रकारों को इमरजेंसी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 50 से ज़्यादा पत्रकार कैमरामैन को की मान्यता रद्द कर दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया गया, और बिजली का बकाया, नगर पालिका के बकाये के नाम पर अखबारों के दफ्तरों पर इनकम टैक्स और बाकी के छापे पर्दे लगे। बैंकों को कहा गया कि अखबार को कोई कर्ज नहीं देगा। मैं विस्तार से अगर एक ही विषय की चर्चा कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आए कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उन्होंने अपने समय में लोकतंत्र को किस प्रकार कुचला था। कुछ अखबारों ने हिम्मत करके 26 जून को संपादकीय को ब्लैंक छोड़ दिया। एक अखबार में संपादकीय की जो जगह होती है वहाँ कुछ नहीं था, खाली जगह अपना विरोध प्रकट करने के लिए कि आपने जो आज़ादी पर अंकुश लगाई है हम इसका विरोध करते हैं। एक अखबार ने बड़ी चालाकी से सेंसर अधिकारी की नज़र छुपाकर एक शोक संदेश छाप दिया, और शोक संदेश क्या था? आज़ादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी, आज़ादी की माँ और स्वतंत्रता की बेटी लोकतंत्र की 26 जून 1975 को मृत्यु हो गई। ये समाचार शोक संदेश के रूप में अखबार में छपा। मित्रों, पत्रकार बैठे बुरा नहीं मानेंगे। अधिकांश अखबारों ने घुटने टेक दिए। केवल इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका, स्टेट्समैन के सीआर ईरानी और कुलदीप नैयर जैसे लोग थे जिन्होंने घुटना टेकने से इनकार कर दिया। उनको किस प्रकार की यात्रा प्रताड़ना उनको दी गई। और इतना ही नहीं, संसद और न्यायपालिका का जो समाचार वो भी छाप नहीं सकते। अगर संसद का कोई समाचार सरकार के खिलाफ अगर विजय ने भाषण किया तो वो समाचार नहीं छपेगा। अगर कोई कोर्ट ने, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला दिया जो सरकार के विरुद्ध है तो संसद और न्यायपालिका के समाचारों को भी छापने पर और रोक लगा दी गई। नानी पालकीवाला देश के सबसे बड़े वकील थे। वो इंदिरा गांधी के वकील थे, और इंदिरा गांधी को जो थोड़ी राहत मिली वो उन्हीं के कारण मिली थी। लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो नानी पालकीवाला ने इंदिरा गांधी का वकील बनने से इनकार कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। लेकिन वो त्याग पत्र का समाचार देश के किसी अखबार ने नहीं छापा क्योंकि सेंसरशिप लगी हुई थी। भारत में तो अंकुश लगा ही हुआ था। विदेशी अखबार जो दिल्ली, ये अमेरिका के जो अखबार थे, इंग्लैंड के अखबार थे, वहाँ समाचार छपने लगे और लोग बीबीसी सुना करते थे। चोरी छिपे एकमात्र, उस जमाना टीवी का जमाना नहीं था, रेडियो का जमाना था, और ऑल इंडिया रेडियो में समाचार आते थे जो सरकार चाहती थी। एकमात्र बीबीसी था जहाँ लोग चोरी छिपे रात को गांव देहात में बीबीसी सुनते थे, और बीबीसी ने जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य लोग मानते थे। एकमात्र बीबीसी था। और बीबीसी के जो भारत के कॉरेस्पॉन्डेंट थे मार्क टूली, उनको रातों रात भारत छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर जो और बड़े बड़े अखबार थे उनको भारत छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। कार्टून और व्यंग छापने पर भी रोक थी, क्योंकि अगर कोई कार्टून छाप दिया जो इंदिरा गांधी का मजाक करते हुए है, व्यंग अगर छाप दिया तो उस पर भी सेंसरशिप लागू थी। दक्षिण से उस जमाने में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था शंकर्स वीकली। उस शंकर्स वीकली का अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा, चूंकि वो चुटकुले और व्यंग की ही पत्रिका थी, उसको अपना प्रकाशन बंद करना पड़ा। और शंकर्स वीकली के संपादक ने अंतिम जो उनकी पत्रिका थी उसमें लिखा, तानाशाह कभी हंसी स्वीकार नहीं करता है क्योंकि तब लोग तानाशाह पर हंसेंगे, और इसे शंकर्स वीकली को बंद करना पड़ा। जो समर्थक, जो कलाकार रेडियो के
गायक जिसका जिक्र अभी रविशंकर जी ने किया, जो सरकार के समर्थक नहीं थे, यूथ कांग्रेस ने जिन लोगों को बुलाया उन लोगों के कार्यक्रम में नहीं गए, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उस जमाने के सबसे बड़े गायक थे किशोर कुमार, उनके रोमांटिक गानों के भी प्रसारण पर रोक लगा दी गई। गुलजार की फिल्म आई थी आंधी, और आंधी पिक्चर के अंदर सुचित्रा सेन और संजीव कुमार को इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के रूप में दिखाया गया था। तो गुलजार की फिल्म आंधी को प्रतिबंधित कर दिया गया। एक अमृत नाहटा हुआ करते थे, कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी किस्सा कुर्सी का, इसमें शबाना आदमी और राज बब्बर थे, उसके प्रिंट को जला दिया गया। मित्रों, ये थी इमरजेंसी। क्योंकि बिना इन उदाहरणों के आप समझ नहीं सकते हैं कि इमरजेंसी यानी क्या थी इमरजेंसी। और तब उपाय क्या था, जिसका जिक्र अभी नंदकिशोर जी ने किया। कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई रेडियो नहीं, फिर भी गांव-गांव तक लोगों को कैसे मालूम पड़ता था? तो गुप्त समाचार निकला करते थे। हैंडबिल भी आप बांट नहीं सकते, अगर पकड़े गए तो 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दी जाएगी। चोरी छिपे कोई प्रेस वाला हैंडबिल छापने के लिए तैयार नहीं। अगर वीकली कोई 4 पेज का अगर अखबार निकाला, उसको छापने के लिए तैयार नहीं थे। लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस आज भी पटना के अंदर मौजूद है। उस लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस, जैसे 1 डजन पटना के प्रिंटिंं प्रेस को छापा मारकर उसकी मशीन को जब्त कर लिया गया। अगर मालूम पड़ गया कि कहाँ छपा था, पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। चोरी छिपे हाथ से लिखे हुए पोस्टर, रात को 2 कार्यकर्ता जाता था, पीठ पर साट लगाकर और दीवार से सट कर खड़ा हो जाता था ताकि पोस्टर दीवार पे सट जाए। 2-4 पोस्टर लगे तो बहुत बड़ी बात थी। तो मित्रों, ये थी इमरजेंसी। और इसका परिणाम क्या हुआ, जिसका जिक्र अभी रविशंकर जी ने किया। अखबारों में जब समाचार छपने बंद हो गए तो सरकार को लगा कि मरकट की शांति फैल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जमीनी हकीकत से लोग कट गए। और फिर जब चुनाव हुआ तो जैसा बताया, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, और एक मामूली बीजेपी के कार्यकर्ता रविंदर सिंह, जो आज पता नहीं कहाँ है, उन्होंने संजय गांधी जैसे उस समय के बड़े नेता को चुनाव में हरा दिया। मित्रों, ये थी इमरजेंसी। और यात्राओं की बात मित्रों, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बिहार में हुई, क्योंकि बिहार आंदोलन का केंद्र बिंदु था। जयप्रकाश नारायण अगर गिरफ्तार नहीं होते तो और 10 साल जीवित रह सकते थे। उनकी किडनी खराब थी, इनको गिरफ्तार करके चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में रख दिया गया। 6 महीने बाद छोड़ना पड़ा, उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। और जब इमरजेंसी खत्म हुई तो 2-3 साल मुश्किल से जिंदा रहे होंगे। तो जेपी की हत्या के लिए अगर किसी के कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी, और उस समय की जो इंदिरा गांधी, वो जेपी की हत्या के लिए जिम्मेवार है। तो मित्रों, ये थी इमरजेंसी। और जैसा भी बताया रवि जी ने, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि इमरजेंसी के अंदर संविधान का किस तरह से और गर्दन मरोड़ी गई, संवैधानिक प्रावधानों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया। क्या गया कि इमरजेंसी लगाने का जो निर्णय है उसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इमरजेंसी के निर्णय को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। इंदिरा गांधी की चुनाव याचिका में जितने आरोप लगे थे उनके ऊपर, उन सारे आरोपों को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। उसके लिए पीआर एक्ट में संशोधन किया गया ताकि भूतरक्षी प्रभाव से वो सारे आरोप से वो बरी हो जाए। संसद के अंदर आधे से ज्यादा संसद सदस्यों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। हाउस के अंदर आप बोल नहीं सकते, मेंबर वहां मौजूद नहीं थे। प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया और जबरदस्ती संविधान संशोधन का बिल लाकर तरह तरह के कानून बनाए गए। इसलिए मित्रों, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसलिए मित्रों, जिस प्रकार से, और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो शायद इमरजेंसी का मुकाबला नहीं हुआ था। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया, लाखों लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। मैं 19 महीने जेल में था, 5 जेल इमरजेंसी के दौरान मुझे देखने का मौका मिला। मैंने अपनी आंखों के सामने दर्जनों लोगों को मरते हुए देखा। लोग मर गए, बीमार थे, वृद्ध थे, कोई इलाज का उपाय नहीं था।
आप जेल में बंद है तो कोई मिल नहीं सकता है, आपका पत्र घर जा नहीं सकता है। अगर जाएगा तो सीआईडी उसको चेक करेगा कि आपने कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी जो जेल के और सरकार के खिलाफ में हो। आपके जो जेल के पत्र थे उसकी भी सेंसरशिप होती थी। घर मिलने वाले 2 महीने 3 महीने पर डीएम की अनुमति लेकर आप मिल सकते हैं। हम मिसाबंदी थे, राजनीतिक बंदी थे, लेकिन मेरे माता पिता को मिलने के लिए 2-2 3-3 महीने का इंतजार करना पड़ता था। इसलिए मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ एक विनोबा जी समस्तीपुर की जेल में बंद थे, वकील थे, समाजवादी आंदोलन के नेता थे, कर्पूरी जी से बहुत करीबी थे। उनकी घर की हालत इतनी खराब हो गई कि जब पत्नी आकर गेट पर जेल पर रोने लगी कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, तो वकील साहब को कहना पड़ा कि मेरी वकालत की किताब बेच दो। और उस औरत ने वकालत के वकील की किताब को बेचकर अपना जीवन यापन किया, किसी से काम करने का काम किया। इस तरह की इसलिए आप जो यात्राएं हुई हैं उन यात्राओं की आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं हजारीबाग जेल में बंद था, मेरी बहन की शादी थी, अपनी सगी बहन। मुझे सगी बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली और मैं अपनी सगी बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाया। 20 दिनों के बाद छुट्टी मिली चचेरी बहन की शादी के लिए। और जब मैं जेल से निकला तो सोचा कि वहाँ के कलेक्टर हैं दुर्गा शंकर मुखोपाध्याय से जाकर मिल लूँ और मिलकर उनको बताऊं कि जेल में क्या स्थिति है। रिक्शा बाहर लगाकर मैं भीतर चला गया कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। वो गाड़ी में बैठकर निकल रहे थे। जैसे ही मैं नज़दीक आया मैंने कहा कि सर मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं जेल से आया हूँ। बाहर निकलकर जो मारना पीटना शुरू किया, लात से भूसे से, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम समझते नहीं कि मैं डीएमओ जिले का मालिक हूँ। एक कैदी की इतनी हिम्मत की चलाया यहाँ मिलने के लिए, और मार पीट कर फिर कमरे में बंद कर दिया। और 4 घंटे के बाद फिर मैं जेल के भीतर, फिर मैं थाना पहुंच गया। जी मित्रों, यानी इस प्रकार की कितनी यात्राएं, कितने लोगों को किस प्रकार का ये थी मित्रों इमरजेंसी। आज जब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो ठीक है, हमारे पूर्व के मित्रों लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो बंगाल में, जहां पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के लिए भी कोई बीजेपी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता है। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी। कभी सुना आपने लालू राज में होता था? आपको बता दें कि बिहार में लालू जी के राज में जब अंतिम पंचायत चुनाव हुआ 150 लोग मारे गए थे, 150। और पंचायत के चुनाव में भी नॉमिनेशन में केवल 1 दर्जन लोग मारे जा चुके। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा। एक भी नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी किसी ने कंडेम तक नहीं किया। ममता बनर्जी से पूछा तक नहीं कि क्या कर रही है बंगाल में। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ा पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए। अधीर रंजन चौधरी को मुर्शिदाबाद में धरना पर बैठना पड़ा। यह है लोकतंत्र। और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मित्रों, अभी जब ये विपक्षी दल की एकता की बैठक हो रही थी, रवि जी और हम लोगों ने मिलकर पटना में 100 से ज्यादा होर्डिंग लगवाया, लेकिन 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री के आदेश पर सारे के सारे होर्डिंग उखड़वा कर ट्रैक्टर पर लाद कर हटा दिया गया। यही लोकतंत्र है। कहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। अगर हजारों होर्डिंग में अगर बीजेपी के अगर 50-100 होर्डिंग लग जाते तो आपको उस समय आपका लोकतंत्र याद नहीं आया। और पटना के अंदर 4 बड़े जो होर्डिंग्स होते हैं डाक बंगला वगैरह बाकी पर, 2 जगह तो होर्डिंग लग गया और लगे हुए होर्डिंग को उतरवा दिया गया। और कहते हैं कि बिहार के अंदर लोकतंत्र है। मेरे मित्रों, मैं जानता हूँ कोई अखबार लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार के अंदर अखबारों को धमकी दी जाती है, तुम्हारा विज्ञापन बंद कर देंगे। सम्राट चौधरी का न्यूज छपेगा 4 लाइन, सुशील मोदी का 2 लाइन, और वो भी अगर सरकार के खिलाफ अगर बयान है उसको शाकाहारी बनाकर उसको छापेंगे। कोई ऐसी बात ना छाप दे जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो जाए। क्या यही लोकतंत्र है कि अखबारों को धमकी देकर अखबारों के विज्ञापन को बंद कर देंगे, विपक्ष का समाचार ना छपे, विपक्षी दल के नेताओं का समाचार को कम से कम जगह दिया जाए? और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। मेरे मित्रों, का लोकतंत्र खतरे में होता तो कर्नाटक में चुनाव कैसे जीत गया, हिमाचल में कैसे चुनाव जीत गए? और कहते हैं कि कभी चुनाव नहीं होगा। मित्रों, रवि जी ने बताया 5 साल की लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि संसद के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, 5 साल का बढ़ाकर 6 साल कर दिया। तो मित्रों, ये वो लोग हैं, ये बिहार की धरती पर आकर, ये जेपी की धरती है, और कहते हैं कि 77 जैसा आंदोलन, 74 जैसा आंदोलन। मेरे मित्रों, ये आंदोलन सत्ता के खिलाफ हुआ था, और सत्ता पर आरोप था भ्रष्टाचार का, तानाशाही का। लेकिन आज भ्रष्टाचार का आरोप किनके ऊपर है? जो विपक्ष के जो 15 दल आए थे, उनके पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। 15 दलों में 12 दलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, और नरेंद्र मोदी पर एक भी 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ना उन पर लगा, उनके किसी मंत्री पर आरोप लगा। तो आंदोलन नरेंद्र मोदी के खिलाफ में होगा कि जो लोग भ्रष्टाचार में अखंड डूबे लोग, उनके खिलाफ में होगा। और कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मित्रों, केरल में सीपीएम की सरकार है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष सुधाकरन, परसों सीपीएम की पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया। क्या वो बदले की कार्रवाई है? कांग्रेस करेगी बदले की कार्रवाई है? अगर बंगाल में पार्थो चैटर्जी के घर में रंगीन नोट 30-40 करोड़ के अगर पकड़े गए, 60 तो क्या सीबीआई चुप रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी? लालू जी कहते हैं कि मैं फिट कर दूंगा। लालू जी चारा का जो जिन लोगों ने खजाना लूटने का काम किया है, उनका नैतिक बल नहीं है कि ईमानदार नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। और इससे लंबी बात कुछ नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, इनका परिवार खतरे में है। और इसलिए यह सम्मेलन जो था पटना के अंदर, ये परिवार को बचाने के लिए था। भ्रष्टाचार में आकर डूबे लोगों का ये महासम्मेलन था। और 3 दल इसमें ऐसे थे जिनका एक लोकसभा में मेंबर नहीं है। पीडीपी का 0, आरजेडी का 0, एक और पार्टी है जिसका 0, यानी 15 में से 11 दल थे, 11 में से 3 दल जिनके मेंबर लोकसभा में 0। तो जिसका 0 मेंबर लोकसभा में, वो 303 लोकसभा की सीट वाले नेता को चुनौती दे रहा कि देख लेंगे। और सीपीआई के 2 एमएलए, आम आदमी पार्टी का 1 एमएलए कर दिया, 1 एमपी। तो जिनके 1 एमपी, 2 एमपी, 3 एमपी, और नीतीश जी 16 जीते थे हमारे कारण, नरेंद्र मोदी के कारण। अगले चुनाव में 0 पर आउट हो जाइएगा। आप भी अगर नालंदा से भी चुनाव लड़ेंगे तो भी वहां से आपको बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए मेरे मित्रों, नई पीढ़ी को इतिहास बताने की आवश्यकता है, बार बार बताने की आवश्यकता कि ये वही कांग्रेस है जिसके हाथ सिखों की हत्या से रंगे हुए हैं। हजारों सिखों की जिन लोगों ने हत्या की, वही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी लगाई। आज तक वैसी इमरजेंसी आज़ाद भारत के अंदर कभी किसी ने लगाने की हिम्मत नहीं की थी। इसलिए मित्रों, आज के दिन आइए हम संकल्प लें, इमरजेंसी को इस देश में दोहराने नहीं देंगे। कोई तानाशाह नहीं बन सकता है, कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई चुनाव और आचरण को खत्म नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं अपने आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और रविशंकर जी को खासकर, जिन्होंने आज के दिन ये प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर, ताकि लोगों को स्मरण हम कराते रहे। इसलिए मित्रों, फिर से एक बार आपसे अपील करता हूँ, जब 2024 में तो लोकतंत्र जिनके कारण खतरे में पड़ गई है, वैसे लोगों को मजा चखाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।